जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में भारतीय भूगोल से मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी से आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, वनडे एग्ज़ाम में, आप पीसीएस तक के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, यूपीएससी तक के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं, जो पहला चैप्टर है आपका भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अपने 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, खासकर ये मेरी वीडियो आरपीएफ के लिए है और यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम है उसके लिए है, और पीसीएस तक के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी है। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स को टारगेट रखते हुए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आरपीएफ के लिए, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएल जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो देखिए, भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप, क्या चीज़, जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट जाइएगा बिल्कुल भैया। ठीक है, कैसे जम्बू द्वीप का अंग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द, कौन सा शब्द? इंडिया शब्द भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया? तो इंडिया शब्द जो है भारत में ग्रीक भाषा, ठीक है, कौन सा? ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है भैया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, देखो मैं आपके लिए बता दूं, एक बार मैप देख लीजिए एक बार। यह है आपका इंडिया, तो भारत की मुख्य भूमि कौन सी है आपकी? आपको दिख गई होगी भारत की मुख्य भूमि कौन सी है। जो सबसे नीचे की भूमि है वह आपकी भारत की क्या है? मुख्य भूमि है। तो यह भारत की मुख्य भूमि क्या होगी? यह आपकी दक्षिणी सीमा होगी, जो कि तमिलनाडु राज्य में आपके लिए दिख रहा होगा। आपने मैप देखा होगा, मैप खोल लीजिए एक बार। तो भारत की दक्षिणी सीमा कौन सी? यही है। तो अब एक बार आपके लिए बता दूँ, एक बार देखो, मान लीजिए अब ग्लोब में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह है आपका ग्लोब, ठीक है, क्या चीज़ है? आपका ग्लोब है। अब इस ग्लोब में एक रेखा खींची गई है जी। मैं थोड़ा पेन थोड़ा कड़वा कर लेता हूँ, देखो अब थोड़ा पेन छोटा कर लें, ये थोड़ा शायद गोला अच्छे से नहीं बना ये। देखो ये गोला अच्छे से बना ले पहले, यह है गोला बनेगा। ठीक है, और बड़ा बना दी थोड़ा, अब सही है। ठीक है, अब देखिए, अब एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को क्या है? दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री, क्या नाम है इसका? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पूरब से पश्चिम दिशा में। इधर क्या है? पूरब है, और इधर क्या है? पश्चिम है। यह क्या है? पूरब, इधर क्या है? पश्चिम। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। पूछता है कि ऐसे बताइए कौन सी रेखा? इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसे 3 नामों से जानते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो इस रेखा में क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ रेखाएं इसके उत्तर में खींची गई हैं, कुछ रेखाएं दक्षिण में खींची गई हैं, और कुछ रेखाएं उत्तर में खींची गई हैं। देखिए मैं खींच देता हूँ कैसे। ये जो क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसे 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 2 डिग्री, ऐसे कई रेखाएं खींची गई हैं। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऊपर अक्षांश, ऊपर की जो अक्षांश रेखा है उसे कहते हैं, ऐसे कर्क रेखा है, और नीचे क्या है? मकर रेखा है। ऐसे ही कई अक्षांश रेखाएं खींची गई।
ऐसे ही भारत की स्थिति इन अक्षांश रेखाओं में, भारत की स्थिति में ऐसे 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई, ऐसे ये वाली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसी 4 खींची गई ना। तो ऐसे ही भारत की स्थिति होती है। मान लीजिए यहाँ पे है भारत आपका, तो ऐसे ही 8 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा आई, कौन सी 8 डिग्री वाली अक्षांश रेखा आई, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी अवस्थिति भारत की। वहीं की जो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है वह भारत की नोक को, भारत की जो दक्षिणी नोक है उसे टच कर जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाती है भारत की अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भारत की अक्षांश रेखा, देखो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये टच कर रही, देखो ये 8 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, ये कौन सी है 8 डिग्री वाली अक्षांश रेखा। ठीक है, कौन सी है 8 डिग्री वाली अक्षांश रेखा जो है इसे टच कर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक जो समय आधारित है, यहाँ पे लिखा है पूर्व देशांतर, क्या चीज़ पूर्व देशांतर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये लिखा है पूर्व देशांतर, देखो ये लिखा है पूर्व देशांतर। तो भारतीय मानक समय आधारित कहाँ पे है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अब कुछ छात्रों को ये डाउट होगा ये पूर्व देशांतर क्या चीज़ है। जैसे कि आपको पता है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में मतलब कि इस साइड से इधर घूमती है, इस साइड से इधर घूमती है। ठीक है, जिधर मैंने तीर होना है उधर कोई घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ पे है, ये क्या है आपका लंदन है। ठीक है, ये क्या है लंदन है। ठीक है, मैं आपके लिए बता दूं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती ही जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, मान लीजिए मैं एक पृथ्वी बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ बताया था इस करके, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। मैंने बताया था कि पृथ्वी पर एक है 0 डिग्री अक्षांश, मान लीजिए ये कौन सी है 0 डिग्री अक्षांश। मैं अपनी बिल्कुल वो कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये क्या है आपकी 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ये क्या है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब ऐसे ही पृथ्वी पर ये जो पश्चिम से पूर्व दिशा में रेखाएं खींची गई हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं ये इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। इन्हें क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो मतलब कि जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची हुई होती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं, और जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई हैं वह उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। जैसे मैंने बताया अक्षांश रेखाओं में एक है 0 डिग्री अक्षांश, जैसे एक है 0 डिग्री अक्षांश, तो ऐसे ही अक्षांश है, तो ऐसे ही देशांतर रेखाओं में एक होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। मान लीजिए यह है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये मैं अब इस चेंज कर लेता हूँ, इसे ले लो। ये है मान लीजिए क्या चीज़ 0 डिग्री, ये देख नहीं रहा है पेन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत में जो 0 डिग्री मतलब भारत में नहीं, देशांतर रेखा कहाँ पे, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है आपकी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि पता है आपको पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और उस पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वह कितनी है आपकी 360। कितनी अक्षांश रेखाएं 360 जो है देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं नहीं, कितनी 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब पृथ्वी को 24 घंटे में घूमने में 24 घंटे में घूमने में कितने मिनट लगते हैं, 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में जो है कितने घंटे लगते हैं 24 घंटे। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं 24 घंटे लगते हैं भैया, कितने घंटे लगते हैं 24 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही करके कितने वो बनते हैं, लगभग बनते हैं 1400
40 मिनट। कितने बनते हैं? 1440 मिनट। ठीक है, कितने मिनट हैं? 1440 मिनट। 1440 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब 1440 को कर देंगे किससे? 360 से क्या कर देंगे? भाग। क्या निकल के आएगा? फिर निकल के आएगा कि पृथ्वी जो है 1 मिनट में, मतलब कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगती है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। तो एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? मतलब कि एक देशांतर, मतलब कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब ऐसे ही भारत की स्थिति है आपकी यहाँ पे, देखो भारत की स्थिति है आपकी यहाँ पर। ठीक है, भारत की स्थिति आपकी यहाँ पर है। तो ऐसे ही भारत की स्थिति जो है, अगर बात करें अक्षांश रेखाओं में, देशांतर रेखाओं में कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो यहाँ पर भारत की जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है, ये पश्चिमी पॉइंट को कौन सी रेखा छूती है? 68 नंबर की जो रेखा है वह टच करती है। तो 0.5 डिग्री से 68 डिग्री टच करती है। और भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के कितनी देशांतर रेखाएं हैं? लंदन के ग्रीनविच से और भारत के मध्य में जो खींची गई है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो कितनी बनती हैं? 82.5 डिग्री 82.5 देशांतर रेखाएं बनती हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मतलब कि एक देशांतर रेखा है उसे पार करती है पृथ्वी 4 मिनट में। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में, देखो एक बार बताऊँ मैं, देखो एक देशांतर है, देखो एक देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री 82.5 अक्षांश रेखा पार करने में कितना समय लगेगा? देखो अब मैं एक बार बता दूं, कैलकुलेशन कर दूं एक बार। अभी ये मिटा दे रहा हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं। ठीक है, इधर कर लेता हूँ पर मैं। देखो 82.5 गुणा 4, एक देशांतर पार करने में इतना समय लग रहा है। तो 4 मिनट का समय लग रहा है एक देशांतर पार करने में। तो 82.5 देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगा? देखो 4 पंजे 20, हाथ से लगे कितने? 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ से लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 1 33, मतलब कि 333 मिनट लगते हैं। 333 मिनट लगते हैं कितने? 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को। 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 333 मिनट लगते हैं। अब इन्हें घंटे में कन्वर्ट कर दोगे तो 5 से इन्हें कर देंगे 6 से भाग, 333 भाग 6। ठीक है, देखो 6 पंजे 30, बचे कितने? 30, 6 पंजे 30, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, कितना बन रहा है टोटल? तो बनना है टोटल 5 घंटा 30 मिनट का। क्योंकि भारत जो है, मान लीजिए यहाँ पे है क्या चीज़? 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? भारत, पृथ्वी। इधर क्या है? तो इधर क्या होगा? पूरब है, और इधर क्या है? पश्चिम। तो भारत किधर है? पूरब में, तो इसलिए बोलते हैं इसे पूर्वी देशांतर। मतलब कि इधर क्या है? ये पूर्वी देशांतर है। तो भारत को, जो पृथ्वी को 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में कितना समय? 1440 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1440 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितने का? 4 मिनट का समय लगता है।
तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये क्या है, तो पृथ्वी का मान समय कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। और 82.5 जो डिग्री देशांतर रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक है हमारी, उमा एसी चलाते ही उड़ गई। उमा से क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, माँ से क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ए से क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, सी से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ये साइलेंट रहेगा, यह भी साइलेंट रहेगा, यह भी साइलेंट रहेगा, और से क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो भारतीय जो मानक समय रेखा है, तो 82.5 जो देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैं आपके लिए दिखाता हूँ, अभी देखो, ये देखो उत्तर प्रदेश रहा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह 5 राज्य होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह 5 राज्य हो गए। 5 राज्यों से गुजरती है क्या चीज़, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद, मैंने बताया 82.5 जो देशांतर रेखा है भारत, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है भारत के प्रयागराज नामक स्थान से होकर के गुजरती है, जहाँ पे नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, वहीं से, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने पहले ही। ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका प्रयागराज, ठीक है, यहीं से होकर के गुजरती है। यही आगे देखो भाई, समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच बीच टाइम में कितने का अंतर है भाई, 82.5 देशांतर रेखा है, 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व देशांतर घूमने में, ठीक है। क्या चाहिए, भारत के ग्रीनविच जो समय है, भारत का स्टैंड टाइम और ग्रीनविच टाइम जो अंतर है घूमने में, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में जो समय लगता है पृथ्वी को 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 5 घंटे जो 82.5 देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 82.5, मतलब कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है इनको पार करने में पृथ्वी को 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक बार बता दूं आपके लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, देखो ये रहा ग्लोब, ये रही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो, चाहे इसे देशांतर रेखा कहो, चाहे इसे क्या कहो, भूमध्य रेखा कहो, ठीक है। इसे 3 नामों से जानता है। अब इसे यहाँ पे है भारत, देखो मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ है आपका, भारत है, और यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ऐसे ही पूछ लेता है कि भारत के और मध्य भारत की दूरी, और भाई क्वेश्चन पूछा जो मैं बता रहा हूँ, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो कितनी है, लगभग 876 किलोमीटर है। कितनी है, 876 किलोमीटर है। अगर पूछे राज्य तो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, ठीक है। पूछे ऐसे ही पूछ लगता है कि अंडमान निकोबार से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 876 किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, देखो अब मैं आपके लिए मैप बना के दिखाता हूँ आपके लिए एक बार। जो मैंने जितना मैप बनाया ना, स्थलीय सीमा यहाँ तक, ये नहीं है, ठीक है। इसकी जो भारत की उत्तरी सीमा है, भारत की उत्तरी सीमा जिससे 7 राज्य लगे हुए हैं, 7 राज्य नहीं, मतलब कि 7 देश लगे हैं, उसकी पूछ रहा हूँ मैं, उसकी पूछ रहा है ये। भारत के 7 देशों से भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 15,200, ठीक है। कितनी, 15,200 किलोमीटर की लंबाई है जो भारत के 7 पड़ोसी देशों से सीमा लगती है, ठीक है। भारत के 7 पड़ोसी देशों से सीमा लगती है,
ठीक है, मैं आपके लिए बताया है हर एक वीडियो में लेक्चर से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, देखो यह है आपका मैप। यहाँ पे है लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, और इधर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो मैंने जितना मैप बनाया ना, यहाँ तक की लंबाई और यह द्वीपों सहित ये कितनी है आपकी, पूछा ना द्वीपों सहित, तो यह रहे द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, इन सब की द्वीप, इन सब को मिलाकर के कितनी है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 है। कितनी है, 7516.6 है। अगर द्वीपों को हटाया ऐसे पूछ के भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए भाई आ गया क्वेश्चन, वो नहीं आया सॉरी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, देखिए मैं आपके लिए मैप बना देता हूँ एक बार। भारत की उत्तर से दक्षिण, देखिए ऊपर है उत्तर, नीचे गया दक्षिण, मतलब कि ये इंद्रकौल से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है कितनी है, तो वह है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 3214 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कन्याकुमारी के ऊपर क्या है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब पूछे कि पूरब से पश्चिम, यह गुजरात की गुहार मोता से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की बुथू, ठीक है, अरुणाचल, गुजरात से लेकर के ऐसे पूछ सकता है, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, इधर है गुजरात और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो लंबाई है भारत की, वह कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये बात आपको समझ आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए भैया आ गया भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। ठीक है, देखो ऊपर है, यहाँ से ऊपर से उत्तर से दक्षिण, ऊपर है यहाँ से, ये वाली कितनी है, 3214 पूछ रहा है। ये वाली मतलब कि इधर है गुजरात, इधर है अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक, जो अरुणाचल प्रदेश तक की कितनी लंबाई है, तो 2933। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तटरेखा, अब ये पूछा भाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। पूछे द्वीपों सहित कितनी होगी, 7516.6। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल है ना, ये पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का कितना परसेंट है, ये पूछना चाह रहा है, पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो यह कितना है, 2.4%। कितना है, 2.4% है। यह है इतना क्षेत्रफल पूरे विश्व का। अब निकालना है पूरे विश्व का, तो इसे क्या करो, यह इतने की वैल्यू कितनी है, इतने 32,87,263 की वैल्यू कितनी है, 2.4%। कितनी है, 2.4%। निकालनी कितनी की, 100%। तो इसे कर देंगे क्या चीज़, 100 से गुणा, निकल आएगा पूरे विश्व का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है। ठीक है, 2 कितना है, 4% है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन बी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए बात आती है भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र जो मध्य समुद्र तल से
तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत है। ठीक है, तो कितना है भाई 10.7%, जिसकी ऊंचाई 2135 से अधिक मीटर ऊंची है भाई कितना है 10.7% है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। संपूर्ण भारत की कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? पर्वत पहाड़ियों में क्या चीज़ भाई, जैसे कि केटू गार्डविन है, कंचनजंगा है, ठीक है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये सब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये सब कामेत, नंदा देवी, और दक्षिण में बात करें अन्नायमुड़ी पर्वत श्रेणी, पालनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ, इन सभी को मिला करके तो यह कितना है, तो यह है आपका 29.3%। कितना है 29.3%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है भैया। ठीक है, कितना है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? मतलब कि जो भारतीय इंडियन प्लेटू है, यह है, तो भारतीय प्रायद्वीप का जो पठार है ना, उसकी बात कर रहा है ये भाई। देखो मैं आपके लिए बना दूं एक बार, ये इंडियन प्लेटू है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का भी जो विस्तार है ना 27.7%। कितना 27.7% भाग पर क्या है, 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। यह जो क्या है पठार है भैया। इंडियन प्लेटू आपने टॉपिक पढ़ा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इतने परसेंट भाग पर क्या है पठार का विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पूछ रहा है कि मैदान कितने परसेंट भाग पर पाया जाता है? मैदान संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर क्या है मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43% भाग पर क्या है मैदान का विस्तार पाया जाता है भैया। कितने किसका मैदान का भाग पाया जाता है? ऑप्शन डी, मैदान का विस्तार पाया जाता है कितने परसेंट भाग पर? 43% भाग पर। उत्तर भारत का मैदान जैसा पढ़ानी है आपने ये सब। ठीक है, तो कितने परसेंट भाग पर मैदान का भाग पाया जाता है? 43.7% पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की प्रादेशिक जलसीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन ए 12 मील। ठीक है, 12 मील तक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जलसीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो कितनी है? 24 मील। 24 मील। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो कितने समुद्री मील की दूरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 200 मील। कितनी है? 200 मील की दूरी है भैया। कितनी है? 200 मील की दूरी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी प्रकार की नई नई वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आपको इसी टाइप की वीडियो डेली मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।